नमस्ते बच्चों, मैं टीचर स्नेहल 9वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं पाठ चौथा किताबें, जिसके कवि हैं प्रसिद्ध गीतकार गुलजार जी। आइए देखते हैं अब कवि परिचय। कवि गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में पंजाब प्रांत यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत का एक हिस्सा उसमें हुआ था। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। एक कवि, एक पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। उनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। चौरस रात, रावी पार, ये कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये उनकी कविता संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। और खराशे, ये उनकी और एक किताब बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों, ये हैं कवि गुलजार जी। अब हम देखते हैं पद्य संबंधी जानकारी। इस कविता की विधा है नई कविता। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और गहरे संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुक्कों यानी चिट्ठियां, प्रेम पत्र और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। साथ ही पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं कविता। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। शब्दार्थ यहाँ इस प्रकार है। शीशा यानी आईना, हसरत यानी उम्मीद, सोहबत यानी संगत, अक्सर यानी प्रायः, झांकना यानी छिपकर देखना, तकना यानी देखना या ताकना। इस चित्र में आपको नजर आ रहा है कि पुस्तकें अलमारी में बंद है और बड़ी इच्छा लेकर बैठी हुई हैं कि कोई तो आए, उन्हें निकाले और प्यार से उन्हें पढ़े। इसका सरल अर्थ इस प्रकार है। कवि गुलजार जी किताबों के बारे में ये कहना चाहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में बंद पड़ी हैं। ये किताबें अलमारी के शीशे से बड़े हसरत से ताक रही हैं कि हम उन्हें पढ़ें और उन्हें इज्जत दें। पहले कई शामें इनकी संगत में गुजर जाती थी, अब तो महीने गुजर जाने पर भी कभी मुलाकात नहीं होती। अब वे अक्सर अलमारियों में कैद रहती हैं। यहाँ कवि बेचैनी से कहना चाहते हैं कि आजकल कोई पुस्तकें पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए पुस्तकें इस इंतजार में रहती हैं कि कोई तो आए और प्यार से उन्हें पढ़े। एक समय ऐसा था कि जब कवि की शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। आगे कवि कहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। शब्दार्थ है कदरें यानी मूल्य, सेल यानी कोशिका। इस चित्र में आपको देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर का पर्दा आने के कारण किताबें बेचैन सी हैं। आइए इसका सरल अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शामें किताबें पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। अब उनकी शामें कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर जाती हैं। इस दूरी के कारण किताबें हमें मिलने के लिए बेचैन हैं।
उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। इसका अर्थ ये है कि कवि को अब सपने में कभी वो पुस्तकें दिखाई देती हैं। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी पहले मिलती थी, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों और संबंधों के बारे में बताती थी। वे रिश्तों के सेल कभी मरते नहीं थे। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हमारे रिश्तों के बारे में अब जानकारी हमें नहीं मिलती है। कवि कहते हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुन लगते हैं वो सारे अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कुछ शब्दार्थ इस प्रकार है। उधड़ना यानी सिलाई टूटना, सफा यानी पन्ना, लफ्ज यानी शब्द, अल्फाज इसका मतलब ही शब्द ही है, लेकिन बहुत सारे शब्द, मानी यानी अर्थ, टूंट यानी ठूठ, बिना पत्तों का पेड़, सिसकी यानी धीरे धीरे रोने की आवाज। बच्चों, पहले चित्र में आपको एक फटी हुई पुस्तक का चित्र देखने को मिल रहा है। आज किताबों की अवस्था ऐसे ही है। और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं टुंड यानी ठूठ, जिस पर कभी भी कोई भी शाखा या कोई भी पत्ता अब उगने वाला नहीं है। आइए इसका सरल अर्थ देखते हैं। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वो सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकी निकलने लगती हैं। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फट कर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हम लोग अब पुस्तकों का ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए उनसे अब हमारा करीबी रिश्ता नहीं रहा। कवि को यह देख के रोना आ रहा है। जिस प्रकार ठूठ पर कोई पत्ता नहीं उग सकता, उस प्रकार पुस्तकों से फिर से वह रिश्ता शायद नहीं होगा। आगे कवि कहते हैं, जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। तह बह तह यानी परत दर परत, जुबां यानी जीभ जुबान, जाती यानी खुद का निजी, सफा यानी पन्ना, राब्ता यानी संपर्क, जायका यानी स्वाद, झपकी यानी पलक झपकते ही, पर्दा यानी यहाँ पर उसका अर्थ है कंप्यूटर का पर्दा। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि कंप्यूटर के पर्दे पर बस एक क्लिक करने से बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। इसका सरल अर्थ है, कवि गुलजार जी पुस्तकों और कंप्यूटर पर पन्ना पलटने के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ यानी पुस्तक का पन्ना पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाता है। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। पर्दे पर पढ़ना सरल हो जाने से किताबों के पन्ने पलटने की जरूरत ही महसूस हम नहीं करते। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि लोग अब कंप्यूटर का उपयोग ज्यादा करने के कारण हमें पुस्तक के पन्ने पलटने का सुखद एहसास भी नहीं मिलता है।
यही शायद पुस्तकों का दुख है। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। रिहल यानी ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। नीम सजदा यानी आधा माथा टेकना। जबी यानी माथा। इल्म यानी ज्ञान। आइंदा यानी भविष्य में। सीना यानी छाती और गोदी यानी गोद। बच्चों, ये जो पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, हमारी आदत होती है पुस्तकें विविध ढंग से पढ़ने की। वैसे ही गोदी में रखकर हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं। और दूसरा चित्र है रिहल का। रिहल यानी ऐसा लकड़ी का छोटा सा हिस्सा जिस पर हम लोग धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ते हैं। आगे देखते हैं इसका सरल अर्थ। आइए इसका सरल अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि पहले जब हम किताबों को पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो उन्हें सीने पर रखकर लेट जाते थे। कभी उन्हें गोदी में रखकर पढ़ते तो कभी घुटनों को रिहल की तरह बनाकर उस पर पुस्तक रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। जिस प्रकार ईश्वर के सामने हम नतमस्तक होते हैं, उसी प्रकार किताबों को माथे से लगाकर हम उनके प्रति सम्मान भी प्रकट करते थे, क्योंकि ये किताबें हम में ज्ञान का प्रकाश भर देती थी। ज्ञान तो आगे भी विभिन्न माध्यमों से मिलता रहेगा, किंतु किताबों से जुड़ने का आनंद शायद कभी ना मिले। इस प्रकार कवि यहाँ कहते हैं कि विविध प्रकार से पुस्तकें पढ़ने का आनंद हमें मिलता था, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। कवि ये एहसास ना मिलने से बहुत नाराज है। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। रुख के यानी चिट्ठी, संदेश पत्रक, शायद यानी संभव है या कदाचित। पहले चित्र में एक पुस्तक में सूखा फूल नजर आ रहा है जो किसी की याद में हम लोग रखते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि पुस्तक में एक रुक्का यानी एक प्रेम पत्र रखा हुआ है। और तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किताबों के गिरने और उठाने के वक्त हम लोगों में किस तरह से रिश्ते बनते हैं। आइए देखते हैं इनका सरल अर्थ क्या है। आइए देखते हैं अब इसका सरल अर्थ। कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी होती थी। पहले किताबों में अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा दिए गए फूल सुरक्षित मिलते थे। उन फूलों से किताबें महक उठती थी, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। कभी किसी ने प्यार से दिए हुए रुक्के यानी चिट्ठियां या संदेश पत्र पुस्तकों में मिलते थे। ये फूल या पत्र उनके संबंधों को ताजा करती थी। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि लोग पुस्तकों के बहाने एक दूसरे के नजदीक आते थे। अब ये संभव नहीं है। फिल्मों के जरिए भी इन बातों को बहुत बार दिखाया गया है। बच्चों, इस प्रकार इस किताबे कविता के माध्यम से हमने किताबों का दुख दर्द जानने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। वर्कबुक में जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इनकी
कृति पत्रिका के बारे में और प्रश्न हम जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।